अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत प्यारे से मेहमान के साथ खदीजा महमूद शाहिद। प्यारा इसलिए कह रही हूँ कि अ, वैसे तो मेरा हर मेहमान मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत प्यारा होता है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमारे लिए हमारे बच्चों और हमारे छोटे बहन-भाइयों की तरह होते हैं। आई एम सो प्राउड टू इंट्रोड्यूस दिस गेस्ट ऑफ टुडे, और वो ये है कि जब मैं बहरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में बिहेवियरल साइंसेस पढ़ा रही थी, तो उस वक़्त ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का यंग स्वीट सा क्यूट सा स्टूडेंट था। आज माशाल्लाह फुल फ्लेज्ड डॉक्टर है। डॉक्टर हसन बिन शम्स जो हैं वो इस वक़्त कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, इस बीमारी जो हमारी वबा फैल गई है, ये लोकल गवर्नमेंट के साथ जो है लोकल हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट का, उसमें भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, और एक निजी अस्पताल में भी शाम को उन मरीजों को कि जो अ, बहुत इस तकलीफ दे बीमारी से जो है वाबस्ता हो गए हैं, प्रॉब्लम का शिकार हो गए हैं, उनकी भी मसीहाई कर रहे हैं। सो आई एम रियली प्राउड टू इंट्रोड्यूस टुडेज गेस्ट, माय वेरी क्यूट स्टूडेंट, वेरी स्वीट स्टूडेंट, डॉक्टर हसान बिन शम्स। अस्सलाम वालेकुम हसान। वालेकुम सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपका ये इतनी तारीफ का। अल्हम्दुलिल्लाह, आई ऑल्सो फील प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। बहुत अच्छा वक्त रहा आपका जब हम शेयर में थे और बहुत अच्छी आपके सेशंस होते थे। बट अब हम माशाल्लाह से ग्रेजुएट हो गए, तो थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी अच्छा एंड फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस लाइव सेशन। हसान, तुम्हें बुलाना इसलिए भी ज़रूरी था कि इस वक़्त जो तुम जिहाद कर रहे हो, तो लाइक यू आर फाइटिंग, बिल्कुल फ्रंट लाइन पे यू आर फाइटिंग, और जिस तरीके से अपनी देखा जाए हम यंग डॉक्टर्स का हाल भी देख रहे हैं, दिन रात की ड्यूटीज दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शुरू से बताओ, फिर आगे हम सवालात पे जाते हैं। शुरू से ये है कि हमारा बहुत टफ रूटीन इनिशियली भी रहा, और अभी भी मतलब एक काफ़ी टफ रूटीन हमारा चल रहा है। क्योंकि इनिशियली अगर हम बात बैक इन दिसंबर जब ये स्टार्ट हुई, तो उस टाइम मतलब वर्ल्ड वाइड भी और हमें भी इस चीज़ का भी ठीक से आइडिया नहीं था कि इसको किस तरीके से कोप करना है। ना वी आर प्रिपेयर फॉर दिस इतना ज़्यादा कि एकदम इतनी बैड सिचुएशन हो जाएगी। तो बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमें फेस करना पड़ा। स्टिल वी आर गोइंग टू ऑल सिचुएशन। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है वर्क करना। ऑल्दो कि हम जितना एक हेल्थ केयर फैसिलिटी में या एक एज ए डॉक्टर हम जितना कर सकते थे उस हिसाब से हम कर रहे हैं। स्टिल वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड द पीपल कि जितना ज़्यादा हम कर सकें। ये हसान, किस महीने से ज़्यादा पेशेंट्स आना शुरू हुए हैं आप लोगों के पास? इनिशियली तो दिसंबर से ही जब ये 27 फरवरी को जब फर्स्ट केस इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, तो केसेस उस टाइम तो कम थे। लेकिन ईद के बाद जब ये लॉकडाउन थोड़ा सा लूजन किया गया इन द एंड ऑफ रमजान, और उसके बाद तो फिर केसेस एकदम बूस्ट करे। तो और केसेस थे शुरू में, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब जैसे ही ये लॉकडाउन हमारा लूज किया गया इन द एंड ऑफ रमजान और ईद में, उसके बाद ये केसेस बहुत रैपिडली इंक्रीज करना शुरू हुए। अच्छा हसन, किस स्टेज में आता है पेशेंट जो है, मतलब एक स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज होती है, तो किस जो इनिशियल आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? पेशेंट मेरे पास जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेज से लेकर सीवियर स्टेज तक भी आ रहे हैं। इवन पेशेंट गेट क्लस, हम जो उसको इवन हमने वेंटिलेट भी किया, लेकिन सम पेशेंट वॉन्ट एबल टू सर्वाइव। तो पेशेंट इनिशियल सिम्टम्स से लेके हमारे पास जो है सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से पेशेंट जो है प्रेजेंट कर रहा है। सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारी पब्लिक है, आवाम है, उसको इस चीज़ का बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये चीज़ समझाना कि पेशेंट किसी भी कंप्लेन से प्रेजेंट करता है। आपने भी शायद सुना होगा कंप्लेन पेशेंट की कि वो किसी और कंप्लेन से हॉस्पिटल जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती कोरोना में डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है। होता ये है कि अब वन ऑफ माई पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करा था। उसके पास रिपोर्ट भी थी, यूरिन में उसका कल्चर पॉजिटिव था, उसमें इन्फेक्शन था। आई नो, बट उसको थोड़ी सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी। जब उसको इन्वेस्टिगेट करवाया गया
उसका एक्सरे करवाया गया, उसका सीटी स्कैन करवाया गया, तो दे वर फुल ऑफ सस्पिशियस ऑफ कोविड, क्योंकि कोविड का तो टेस्ट एकदम से नहीं आता, इट टेक फॉर 24 आवर्स टू गेट द रिजल्ट, लेकिन सीटी स्कैन और एक्सरे की फिल्म तो फौरन आ जाती हैं। अब जब हम पेशेंट को, ये अटेंडेंट को ये बताते हैं कि जी ये पेशेंट ठीक है, यूटीआई है उसको, या एक्स वाई जेड पीछे जो भी उसकी चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ वो ये चीज़ भी चल रही है, तो वो फिर पब्लिक ये चीज़ समझ नहीं रही कि ये कोरोना भी साथ साथ उसको चल रहा है, वो नहीं कि हम तो उसी कंप्लेंट से प्रेजेंट कर रहे हैं अपना, तो ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। और सबसे बड़ा जो फियर फैक्टर है, हम लोग शुरू में जो हम काम हमने स्टार्ट किया, वी स्टार्ट द सैम्पलिंग, तो उसमें सबसे बड़ा पब्लिक का फियर फैक्टर ये था कि जी हमें कहीं पे बंद कर दिया जाएगा, कहीं पे ले जाके क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा, तो पब्लिक है वो सैम्पलिंग ही नहीं करवाना चाह रही थी। शुरू में बहुत डिफिकल्ट हमें ये सिचुएशन रही है। नाउ पीपल आर एग्री टू गेट द टेस्ट डन। अब थोड़ा सा काउंटिंग कर कर पब्लिक की, तो बहुत ज़्यादा शुरू में हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। राइट। अच्छा, हसन ये बताएं हमारे देखने वालों को, जैसे अभी आपने कहा कि लोग इस कंप्लेन में कहते हैं कि जी हम जाते किसी और कंप्लेन के साथ हैं और हमें कोरोना डायग्नोज कर दिया जाता है। तो अभी आजकल ये भी जी सुनने में बिल्कुल। आया है कि बहुत सारे जो है और प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोरोना की वजह से हैं या कोरोना मतलब उनकी वजह से कोरोना हो रहा है। नहीं, बेसिकली होता ही है कि जो कोरोना है ना, एक नॉर्मल पेशेंट को तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या ओल्ड एज लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा, या जिनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज चल रही है लाइक एस्थमा और सीओपीडी, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज, तो अगर इनको पहले से जिन पेशेंट्स की चीज़ चल रही है, उनको वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में वो इफेक्ट करता है। और प्लस कोमॉर्बिड लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, तो ये कोमॉर्बिड भी एक पर्सन की, एक पेशेंट की इम्यूनिटी वीक कर देते हैं, तो फिर इन पेशेंट्स पे वो बहुत सीवियर फॉर्म में इफेक्ट करता है। तो फिर जब ये जाहिर है, जब लंग की जो फंक्शन है वो डिक्रीज करता है, तो फिर ओवरऑल चीज़ें फिर डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई सारे ऑर्गन्स को डिक्रीज हो जाती है, उसी के साथ फिर सारी फंक्शनैलिटी एक ओवरऑल पेशेंट की डिक्रीज करती है। अच्छा, इनिशियल स्टेज क्या होती है कोरोना का? हम जब, क्योंकि हमारे यहाँ तो थोड़ा सा फ्लू हो गया तो एक फियर फैक्टर जैसे अभी आपने बात की, तो मतलब फ्लू हो जाए तो भी लोगों को अब ये खौफ आने लग गया है कि इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल, इस तरह के भी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनिशियली उनको ये काउंसिल किया जाता है कि एंटीबायोटिक अभी फ़ौरन से स्टार्ट ना करें, उनको एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक, अगर फीवर है कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको हाइड्रेट करने का कहा जाता है। उसके बाद थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर, देन वी गेट द टेस्ट डन। उनको ये बोल दिया जाता है कि सेल्फ आइसोलेट कर लें अपने आप को, और जो है आप एंटीबायोटिक अभी फिलहाल स्टार्ट ना करें, आप एंटी एलर्जिक लें, एंटीपायरेटिक, पैनाडोल, ऐसा ऐसी चीज़ लें, और हाइड्रेट करें अपने आप को। इफ़ थिंग्स आर नॉट गेटिंग बेटर विद इन 2 to 3 days, तो फिर अपना टेस्ट करवा लें। तो राइट। उनको बहुत ज़्यादा काउंसिल करते रहना पड़ता है, और ये भी फिर समझाना पड़ता है, इफ़ गॉड फॉरबिड इट कम्स पॉजिटिव, तो डोंट हैव टू बी वरी अबाउट, अगर कोई सीवियरिटी नहीं है तो आप घर पे ही आइसोलेट करके विद इन 10 to 14 days पेशेंट स्टार्ट गेट बेटर, और वो अपना उनकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। राइट। अच्छा, हसन अब ये बताओ कि अगर किसी के घर में कोरोना का पेशेंट जो है वो पॉजिटिव निकल आया है और वो घर में उसने क्वारंटाइन कर लिया है, तो घर वालों को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और उस पेशेंट को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? उसमें अगर घर में आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये कि पेशेंट टोटली जैसे एक लॉकडाउन होता है, उसी तरीके से पेशेंट को सेल्फ आइसोलेट करना है, क्वारंटीन करना है, रूम में ही रहना है। रूम जो है वो, उसमें एक वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि जो वो एरोसोल जनरेट कर रहा है कफिंग से और स्नीजिंग वगैरह से, तो वो एग्जॉस्ट हो जाए। और घर वाले भी मास्क पहन के रखें, वो भी मास्क पहन के रखें, प्लस ये वो बिल्कुल सेपरेट रहें बाकी घर वालों से। प्लस ये कि अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट आता है, तो फिर हम लोग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं, तो उनके जो है पेशेंट जो भी है, कि हम लोग पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जितने भी घर में पेशेंट्स हैं उनके साथ, जो पेशेंट के साथ जो भी लोग घर में रह रहे हैं, फिर उनकी भी हम लोग सैम्पलिंग फ़ौरन ही करते हैं, आइदर दे हैव द सिम्टम्स और नॉट। अच्छा, वेंटिलेशन अभी आपने वर्ड यूज़ किया तो मुझे उससे मैंने एक सवाल आया मेरे ज़हन में कि
ऑक्सीजन एक होता है आप पेशेंट को लगाते हैं और एक होता है वेंटिलेटर पे लगाना। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, प्लीज़ हमारे देखने वालों को ये कन्फ्यूजन क्लियर करें कि वेंटिलेशन जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, लेट मी क्लियर। मैं यहाँ पे वेंटिलेशन की जो बात है वो रूम की वेंटिलेशन की बात कर रहा था, एक पर्सन की नहीं। अच्छा, वेंटिलेटर और वो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसकी बात है, जो अगर पेशेंट की जो है उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट सेचुरेशन जो नॉर्मल सेचुरेशन है एक पर्सन की, वो 90 अप चाहिए नॉर्मल पर्सन। नॉर्मली हम लोग जो हम लोग हैं, जो नॉर्मल पर्सन है उसकी सेचुरेशन 98 99 100% होती है। इफ इट इज डिक्रीजिंग and it is above 90%, so don't have to be worry about. But if it is decreasing below the 90, फिर जो है थोड़ी सी हम लोग उसमें परेशान होने की बात होती है। तो अगर वो 90% से डिक्रीज करते हैं, इनिशियली ये होता है कि ऑक्सीजन मास्क से और नेबुलाइजेशन से बेहतर करते हैं। अगर वो उससे सेचुरेशन मेंटेन नहीं होती तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है, बायोपैप आता है जिसमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी जाती है, मास्क के थ्रू ही दी जाती है। बायोपैप कहलाता है, सीपैप कहलाता है, उसमें मास्क के थ्रू ही ऑक्सीजन दी जाती है। थर्ड इज और लास्ट स्टेज में होता है कि अगर उससे रिस्पिरेशन मेंटेन ना हो, फिर वो पेशेंट को ट्यूब जो है एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसे ईटीटी कहते हैं, वो डाल के फिर वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है पेशेंट को। अच्छा, ये मेरा वही क्वेश्चन वही था कि जो मैंने कहा था, क्योंकि अक्सर लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वही के ये ऑक्सीजन जो लगाते हैं और उसके बाद फिर वेंटिलेटर का। हसन, एक और कंफ्यूजन भी ज़रा क्लियर करो मेरा बच्चा। वो ये है कि वेंटिलेटर को सैनिटाइज आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी होता है कि एक के बाद दूसरा अगर आप वेंटिलेटर पे एक पेशेंट डाल रहे हैं, उसको सैनिटाइज किस तरह फिर आप करते हैं वेंटिलेटर को? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो नहीं फैलाता कि खुदा ना खास्ता किसी एक वेंटिलेटर पे एक पेशेंट है और दूसरा अगर आपने डाला है तो उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ? लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग सिस्टम होता है, जिसमें उसकी ट्यूबिंग चेंज हो जाती हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करके ही वो होता है। कोई भी पेशेंट अगर होता है तो उसको प्रॉपर क्लीनिंग के साथ उसकी ट्यूबिंग किया जाता है, उसके बाद ही वो फिर रीयूज के लिए आता है। तो उसमें उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, वो आराम से उसकी ट्यूबिंग क्लीन हो जाती है राइट। और प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाता है। अच्छा, बहुत हमारे यहाँ मैसेजेस भी फॉरवर्ड और वो होते हैं। ट्यूबिंग सिस्टम होता है वो हर पेशेंट के लिए नया होता है। अच्छा, ओके। अच्छा, रिसेंटली अभी एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी यूएसए की, उसमें उन्होंने कहा कि जी सरफेस पे जो हाथ अगर आपने लगा लिया, तो वो इतना खतरनाक नहीं है कि जो कि आप बार-बार जो हाथ धोने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है ये पब्लिक गैदरिंग्स में आप जाते हैं, तो ये कोरोना ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। इसको भी थोड़ा-सा क्लियर करो कि सरफेस पे भी जैसे हम बाज़ार जा रहे हैं, तो काउंटर पे हमने हाथ लगा लिया, हमें नहीं पता और कौन लोग यहाँ से हाथ लगा कर गए। इसमें भी थोड़ा ये ज़रा कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। इसमें इसमें बिल्कुल ये चीज़ है कि अगर कोशिश तो ये करें कि जितना आप अवॉइड कर सकते हैं पब्लिक गैदरिंग को या ओवर क्राउडेड डेज हो, उतना कर लें। ये चीज़ हमारी पब्लिक ने नहीं अंडरस्टैंड करी। लाइक के ईद का जो सीज़न था उसमें अगर नहीं निकलते और एक ईद नहीं कपड़े बनाते या हम मार्केट और मॉल में नहीं जाते तो इसमें कोई मजा नहीं था। ईद सेलिब्रेट की जा सकती थी घर पे रह के, रादर देन के जी वो आप इन्फेक्शन लेके अब बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ था, अगर घर पे तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है या बहुत नेसेसरीली आपको जाना पड़ रहा है तो आप प्रॉपरली मास्क वियर करके जाएं। उसमें सर अगर मास्क है तो वो तो दैट इज़ मच मोर बेटर। लेकिन अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन वियर द सर्जिकल मास्क और ग्लव्स में वेयर करें। लेकिन ये है कि ग्लव्स की उसको रेगुलर यूज करना पड़ता है। तो अगर आप कहीं पे आपने कोई चीज़ टच कर ली है या कहीं पे आपने अपना हैंड यूज़ करा है तो उसके बाद यू शुड चेंज ग्लव। तो वो एक बार ग्लव पहने थी और वो पूरा घूम फिर के, तो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इट्स बेटर कि आप उसको अपने हैंड वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें, rather than wearing gloves for the whole day in gloves. So that's not a good practice. जब आपने एक बार ग्लव पहन के कहीं पे कोई काम किया तो उसको अर्जेंटली चेंज करें। लाइक हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, हम वी वियर द ग्लव whenever we are going to examine the patient or do some injection or do any kind of we जो है हम फॉरनली डिस्कार्ड करते हैं ग्लव और दूसरे पहन लेते हैं। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप नहीं तो
हैंड रेजर अपने साथ रखें, और कहीं कोई काम कर कॉन्टेक्ट प्लेस है, लाइक काउंटर जैसे आपने कहा, या कोई चीज़ हो, तो आप उसको टच करने के बाद अपने हैंड सैनिटाइज कर लें, दैट वुड बी मच मोर बेटर। राइट। अच्छा हसन, कितनी एज ब्रैकेट क्या होती है जो पेशेंट्स आपके पास आजकल आ रहे हैं, इतने अरसे से आप देख रहे हैं, ज़्यादा जो है अगर आप स्टैटिस्टिक्स हम देखें, तो किस एज के पेशेंट्स ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं? सॉरी, आपकी बात हो रही है मैम। अच्छा। अब आवाज़ आ रही है? कैन यू हियर मी हसन? हसन, जी कैन यू हियर मी? अच्छा, जी, आ रही है, बोलिए। ओके। सर मेरा ये सवाल था कि किस एज ग्रुप के जो है पेशेंट्स जो हैं, एज ब्रैकेट क्या है कि जो ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं ये कोरोना के हवाले से अगर हम बात करें तो? ज़्यादा रिपोर्ट जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो ओल्ड एज, लेकिन एज भी है इसमें शामिल, लेकिन यंग एज सिम्टम्स इतना नहीं है। जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मास सैम्पलिंग हम लोग कर रहे हैं, मुस्तकिल हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि एवरी एज ग्रुप का पेशेंट हमारे पास है। लेकिन ज़्यादा जो सीवियर ऑफ सिम्टम्स हैं वो ओल्ड एज में पब्लिक को ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं, लेकिन हर एज ग्रुप का, यंग एज में थोड़े से कम है, लेकिन मिडिल एज एंड ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हमारे पास हैं। अच्छा, ओल्ड एज का जो है प्रोग्नोसिस यानी कि उनका ठीक होने का भी रेशो क्या है आप लोगों के पास? फिर आवाज़ करते गई। एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा मैं दोबारा इसको कनेक्ट करती हूँ और फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? हम दोबारा से इधर से ही ठीक है मैम। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। मैं और हसन दोबारा आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है मैम।